अभी तक 2 असाइनमेंट दिए हैं आपने, एक और दिया है मनोज, लेकिन वो आप लोग को बाद में दूंगा। ठीक है। टेक द रेडियस ऑफ अ सर्किल फ्रॉम अ यूजर एज इंटीजर एंड प्रिंट द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है। तो पाइथन में क्या है हमारे पास, कुछ फंक्शंस क्या होते हैं हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, एलियन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शंस हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस हमें लाइब्रेरीज के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आर इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द रेडियस। यूजर से रेडियस लेनी है, इनपुट तो हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर के अंदर। ठीक है, कोई डाउट है? राइट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ए इक्वल्स टू या एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7 मल्टी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एरिया की पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की आपका फॉर्मूला होता है तो आर मल्टीप्लाइड बाय आर, या आर टू द पावर 2। ठीक है, ये एरिया आ गया। और सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, बस निकल गया। इसको प्रिंट करा दो, एरिया कॉलन कॉमा एरिया कॉमा सरकमफ्रेंस कॉलन सरकमफ्रेंस कॉलन कॉमा सर्कम। ठीक है, तो हाँ, आर डबल स्टार टू भी लिख सकते हैं। एंटर द रेडियस हमने दे दिया, रेडियस 10, तो हमारे पास एरिया आ गया 314 और सरकमफ्रेंस आ गया 62.8 मल्टीपल जीरोज एंड 14। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही थी वही मैथ लाइब्रेरी से फाइल करना, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू, ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, फिर आप लोग के सबके डाउट्स डिस्कस करते हैं। हैप्पी टू सी कि आप लोग डाउट्स पूछ रहे हो। आर, एरिया और सरकमफ्रेंस हमने निकाला, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो फर्स्ट तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि एरिया 314.0 आ रहा है, लेकिन सरकमफ्रेंस में आपके पास डेसिमल के मल्टीपल पॉइंट्स तक रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपके पास एक फंक्शन होता है, रेडीमेड फंक्शन, एरिया इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट में एरिया कॉमा 2। तो ये क्या करेगा, 2 डेसिमल पॉइंट तक, अगर एरिया भी डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा होता, मल्टीपल डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा होता, जैसे मैंने मान लिया मैं रेडियस को कुछ चेंज करता हूँ, तो एरिया भी अगर आपका मैंने दोबारा रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को, मैंने रेडियस दे दी मान लिया 7, तो क्या हुआ, एरिया 153.86 आ गया और सरकमफ्रेंस 43.96 आ गया। ठीक है, दोबारा कोई और वैल्यू दे देते हैं, मैंने वैल्यू दे दी मान लिया 2.56। ठीक है, अच्छा इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं होगा, फ्लोट ले लेते हैं, इंट की जगह फ्लोट कर लेते हैं। ठीक है, रन किया, रेडियस दे दिया 2.56, तो ये एरिया आ गया और ये हमारा सरकमफ्रेंस आ गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक स्क्वीज करना चाहता हूँ, राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। तो मेरे पास राउंड नाम से फंक्शन है पाइथन में, जैसे लेंथ फंक्शन डायरेक्टली यूज होता है, राउंड फंक्शन भी डायरेक्टली यूज होता है। तो एरिया कॉमा 2 और सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट में सरकमफ्रेंस कॉमा 2। ठीक है, तो आपका ये डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक राउंड ऑफ हो जाएगा। अब अगर आप सेम वैल्यू दोगे 2.56, रेडियस मैंने एंटर की 2.56, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपकी वैल्यू राउंड ऑफ हो गई। कोई डाउट है? इसी प्रोग्राम को अगर आपको क्या करना है, कंट्रोल सी, इसी प्रोग्राम को आप पाई की वैल्यू आपको याद नहीं है, या आप जो है पाई की इनबिल्ट वैल्यू लेना चाहते हो, तो आपके पास एक लाइब्रेरी है मैथ नाम से। तो सी लैंग्वेज में जब आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते थे तो उसमें सिंटेक्स होता था हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड से आप इंपोर्ट करते, जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है। पाइथन में अगर आपको लाइब्रेरीज को यानी कि हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करना है, वहाँ पे हेडर फाइल्स बोलते थे, यहाँ पे लाइब्रेरी या पैकेज बोलते हैं। तो अगर आपको लाइब्रेरी या पैकेज को इंपोर्ट करना है तो सिंटेक्स है इंपोर्ट मैथ,
तो पाइथन में हमारे पास 1.35 lakhs प्लस लाइब्रेरीज अवेलेबल है। हर लाइब्रेरी अपने एक स्पेशल पर्पज के लिए बनी है। जैसे मैथ्स लाइब्रेरी है वो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए बनी है, मैथमेटिकल वेरिएबल्स के लिए बनी है। तो आपके पास अगर आपको पाई की वैल्यू निकालनी है तो पी आई इक्वल्स टू मैथ डॉट लगाओगे तो मैथ लाइब्रेरी के अंदर के सारे फंक्शंस आपको दिख जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, पाई नाम का वेरिएबल चाहिए। तो पी आई पहले से बना हुआ वेरिएबल मैथ लाइब्रेरी के अंदर है, लेफ्ट में वी लिखा हुआ है, मतलब एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपके पास ये पाई की वैल्यू आ गई। आप पाई की वैल्यू प्रिंट करोगे तो आपके पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 3.14 की जगह मैंने पी आई नाम का वेरिएबल ले लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय पी आई मल्टीप्लाइड बाय आर। तो अब आपने पाई डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज नहीं किया, मैथ लाइब्रेरी में जो बना बनाया पाई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अवेलेबल है उसको आपने यूज कर लिया। अगर मैंने रन किया, रेडियस दे दी 2.56, तो अब मेरे पास ये आउटपुट्स आ गए और ये पाई की वैल्यू है 3.14। लेकिन बाद में मल्टीप्लीकेशन तो इस बड़ी वैल्यू से ही हो रहा है, लेकिन बाद में हमने एरिया और सर्कमफ्रेंस को राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसी पाई को भी आप राउंड ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। डन है? ठीक है, तो आपको अगर अपने प्रोग्राम में किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को और उसके फंक्शंस को यूज करना है तो कैसे आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो import math result equals to math dot sign ब्रैकेट में 30 प्रिंट आर। तो आपके पास साइन फंक्शन यूज हो जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही आप मैंने ले लिया कोस 10, कोई भी वैल्यू आपने ले ली, आपने लॉगरिथमिक वैल्यू लेनी है। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपको मैथ लॉग फंक्शन यूज करना है। तो मैथ डॉट लॉग ब्रैकेट में आपने दे दिया से 2,100,2। ठीक है, तो ये क्या करेगा 100 या 1000,2 1000,10। तो लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1000 विद बेस 10 क्या आएगी आउटपुट, बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट 3 आएगा। ठीक है, तो आपके पास लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1000 विद बेस 10, 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 होगा और यहाँ पे बेस 10 होगा, तो 10 10 आपस में कट हो जाएगा, जो पावर वाली वैल्यू आपको आउटपुट में मिलती है। तो 2.9999 को आप जब राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास आउटपुट में 3 आ जाएगा। डन है? ठीक है, तो आप अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहो, r इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट में r, ठीक है, और प्रिंट r, तो आपके पास आउटपुट में 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डन है? कोई डाउट है? कंट्रोल सी। तो ये आपके पास रेडीमेड फंक्शंस है, रेडीमेड लाइब्रेरी है मैथ लाइब्रेरी, उसके अंदर के फंक्शंस यूज करें तो रटने नहीं है, मैथ डॉट लगाओगे सारे फंक्शंस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे आपके सामने। आप जो फंक्शन यूज करना चाहो मैथमेटिक्स का वो आप डायरेक्टली मैथ लाइब्रेरी से यूज कर सकते हो। डन है? ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी ऐसे ही करोगे, प्रिंट द एरिया डायगोनल लेंथ एंड पैरामीटर। फॉर्मूला तो आपको मैथ्स का याद ही होगा, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, डायगोनल लेंथ क्या होती है और पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे रेडियस इनपुट कराया था और उसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेंथ एंड विड्थ इनपुट करानी है रेक्टेंगल की और उसको फ्लोट में टाइप कास्ट करना है और फिर फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, और फॉर्मूला नहीं आता तो पढ़ो, इतने फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। हाँ जी, आप पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स का देख लेते हैं, चैट विंडो में कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के। सर अभी तक तो हाँ जी, ठीक है, राइट मनोज। हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फा न्यूमेरिक एज पर क्वेश्चन 5 ऑफ असाइनमेंट 2। क्वेश्चन 5, यही वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? अच्छा, आप इफ एल्स वाले की बात कर रहे हो, समझ गया। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन 5।
आपके पास पहले मैं फोर्थ बता देता हूँ, आप लोगों ने किया होगा लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ इसको। पहले क्वेश्चन 4 बताता हूँ मैं आपको। राइट साक्षी, राइट उमेश, डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, टेक अ सिंगल कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, चेक वेदर द कैरेक्टर इज एन इंग्लिश अल्फाबेट और अ नंबर। चेक वेदर द कैरेक्टर इज एन इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर, ये आपका असाइनमेंट है, आपको करना है, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले लिया, सी एच इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है, एंटर एनी कैरेक्टर। अब हमारे पास पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, एक ऑपरेटर है जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, दो ऑपरेटर्स आते हैं, इन एंड नॉट इन, ठीक है, इन एंड नॉट इन। इन एंड नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आपके पास अगर है एल इक्वल्स टू, कुछ कस्टमर्स हैं राम, श्याम, शिव, नाम बता दो, सीता, गीता और रीटा, ठीक है, ये कुछ कस्टमर्स आपके पास हैं, राइट। तो एल में आपके पास एक लिस्ट के अंदर कुछ कस्टमर्स के नेम्स हैं, ठीक है। अब आपको एक नया कस्टमर ऐड करना है, आपसे पूछा जाता है कि ये कस्टमर आपके पास पहले से अवेलेबल है या नहीं है, ये इस कस्टमर को ढूंढ के बताओ है या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर नेम, ठीक है, एंटर कस्टमर नेम। आपने नेम इनपुट करा लिया, से यूजर ने नेम इनपुट करा दिया श्याम, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इफ नेम इन एल प्रिंट दिस कस्टमर नेम इज प्रेजेंट, ठीक है, एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि श्याम नाम से कोई कस्टमर या शिव नाम से कस्टमर या रीटा गीता नाम से कोई कस्टमर अवेलेबल है या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने प्रोग्राम में मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हो। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या बताता है कि जो भी आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर किस पे काम करता है, वर्क्स ऑन, किस टाइप के डेटा टाइप्स पे काम करता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड को क्या बोलते हैं, इटरेटर्स, ठीक है। तो आपका ये इटरेटर्स पे काम करता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो आप चेक करोगे कि एंटर कस्टमर नेम, लिस्ट जरूरी नहीं लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, आपके मल्टी एलिमेंट डेटा यानी कि इटरेटर्स पे काम करेगा। तो आपने यूजर से इनपुट कराया और आपको चेक करना है जो इनपुट आया वो इनपुट आपके पास लिस्ट का कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने रन किया प्रोग्राम को और नेम एंटर करा दिया श्याम, ठीक है। तो आपके पास द कस्टमर नेम इज प्रेजेंट आ गया। तो इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि आपके इटरेटर के अंदर जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हो अवेलेबल है या नहीं है। और नॉट इन क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और इफ के अंदर क्या चाहिए होता है, ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है, ठीक है। तो आपके पास ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, ये आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं जो आपको मेंबरशिप निकाल के देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम में लिखा प्रिंट एस नॉट इन सेट पा। बताओ ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ट्रू है। नॉट इन है, ठीक है, इन होता तो फॉल्स आ जाता, ठीक है। तो नॉट इन क्या करेगा, आपका जो एलिमेंट है आपका उसको सर्च करेगा, इवन प्रिंट ईटी
इन सेटपा। तो जो आपका ये मेंबरशिप ऑपरेटर है स्ट्रिंग के केस में मल्टीपल एलिमेंट्स यानी कि सब स्ट्रिंग को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ईट इन सेटपा क्या से रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। आपने रन किया तो आपके पास आउटपुट में ट्रू आ गया। सर अगर हम सीए करते तो फॉल्स। हाँ सीए करते तो फॉल्स हो जाता, बिल्कुल, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। सीक्वेंस में सब स्ट्रिंग सीक्वेंस में आनी चाहिए। सी ए इन सेट पा तो आपके पास फॉल्स आ जाएगा। डन है, ठीक है। कंट्रोल सी, तो आपने क्या किया, यूजर से कैरेक्टर इनपुट कराया और आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो कैरेक्टर इंग्लिश अल्फाबेट या नंबर है या नहीं है। तो कैसे कर सकते हो, इफ कैरेक्टर इन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आर यू गेटिंग दिस? सर शॉर्टकट शॉर्टकट ही है ये, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो हमारे पास क्या, यूजर से मैंने कैरेक्टर इनपुट कराया और कैरेक्टर मुझे चेक करना है कि आपके पास वो कैरेक्टर इंग्लिश अल्फाबेट या नंबर है या नहीं है। क्या करोगे, आपने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया, सबसे सिंपल जुगाड़ है, सिंपल तरीका है। कैरेक्टर को चेक कर लिया, कोई इन कैरेक्टर्स की रेंज के अंदर आ रहा है तो अवेलेबल है, नहीं तो नहीं, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? अगर है, अगर इफ के अंदर चले गए तो प्रिंट जो यूजर ने कैरेक्टर इनपुट कराया है वो आपका इज एन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एल्स प्रिंट नॉट एन इंग्लिश अल्फाबेट। सर इसका नंबर इंग्लिश अल्फाबेट है या नहीं है, आपने अपना निकाल के दे दिया, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ये आपने निकाल के दे दिया। तो अल्फाबेट और नंबर हमने ये लिखा था ना, इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर भी हो तब भी निकल जाए, ठीक है। तो आपने या तो आप और ऑपरेटर लगा के भी कर सकते हो, इफ के बाद कॉलर नहीं लगा लास्ट में, ठीक है, ये कॉलर लग गया। तो रन किया हमने, एंटर एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर के साथ भी कॉलर लगा दिया, एंटर एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर मैंने इनपुट कराया से डॉलर, तो क्या है, नॉट एन इंग्लिश अल्फाबेट है, नॉट एन इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर, सही कह रहे थे आप, ठीक है, नॉट एन इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर। एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर इनपुट करा दिया स्मॉल यू, तो क्या आ गया आपके पास, इज एन इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर सर अगर इसका है। 19 19 डालोगे, एक कैरेक्टर इनपुट कराना है, क्वेश्चन पढ़ो आप, टेक अ सिंगल कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, दो नहीं लेने आपने, ठीक है। एनी क्वेश्चन, कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा क्या है, कुछ ऑनलाइन बच्चे लिख रहे हैं, उमेश कह रहा है इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू जेड, और कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू जेड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू जेड, ठीक है। देख लेते हैं, उमेश भी कुछ आपका तरीका बता रहा है, उमेश वाला तरीका चेक कर लेते हैं। आज लेट हो गए आप, फर्स्ट लेक्चर है आपका, क्या कर रहे हो आप अभी, एमकॉम, राइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर मैं कैरेक्टर इनपुट कराता हूं, ठीक है, कैरेक्टर मैंने यूजर से इनपुट कराया, पाइथन में इनपुट कराने के लिए फंक्शन का नाम है इनपुट फंक्शन। तो मैंने कैरेक्टर इनपुट कराया, यूजर ने कैरेक्टर इनपुट कर दिया, सी एच इक्वल्स टू समथिंग से जी, ठीक है, या वाई। यूजर ने कैरेक्टर इनपुट किया और मुझे कैरेक्टर को चेक करना है, तो अगर एक ऑप्शन ये है कि मैंने लगाया इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए, ठीक है, एंड
कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जी, मुझे अपर केस ढूंढना है, मान लिया अपर केस लेटर ढूंढना है, अपर केस लेटर है या नहीं है, ठीक है, और मैंने प्रिंट करा दिया से अपर केस, ठीक है, एल्स प्रिंट करा दिया नॉट एन अपर केस लेटर, ठीक है, नॉट एन अपर केस लेटर। रन करते हैं हम प्रोग्राम को, एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर इनपुट कराया से वाई, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, अपर केस आ गया। मैंने कैरेक्टर इनपुट कराया स्मॉल वाई और फिर रन किया तो नॉट एन अपर केस लेटर आ गया। फिर मैंने रन किया, एंटर एनी कैरेक्टर मैंने दे दिया से डॉलर या हैश, एंटर किया, नॉट एन अपर केस। मैंने दोबारा से रन किया और कैरेक्टर आपका पास कर दिया से 9, तो आपके पास क्या आ गया, नॉट एन अपर केस आ गया। सर इसको अगर उसमें भी यूज कर सकते थे जो आपने इससे पहले बताया, जिसमें आपने पूरा लिखा था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मल्टीपल वेज बता रहा हूँ उसी प्रोग्राम को करने के, ठीक है। नेक्स्ट शोएब कुछ कह रहा है, शोएब कह रहा है इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 9 और डैश प्रिंट इट्स नंबर एल्स प्रिंट इट्स अ वर्ड, वी थॉट इट नंबर और अ वर्ड ईदर वन, ठीक है शोएब। देखो एक नेक्स्ट वे क्या है, आपके पास पाइथन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर, या इवन ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हैव अ स्टैंडर्ड नंबर्ड कोड, ठीक है, these codes are called all characters in the world who mesh, सारे कैरेक्टर्स दुनिया के यूनिकोड्स, ठीक है। तो आपके पास और भी देयर आर मल्टीपल अदर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, अलग अलग कोड्स अवेलेबल हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड है यूनिकोड का स्टैंडर्ड। पाइथन यूनिकोड स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, पाइथन सपोर्ट्स यूनिकोड स्टैंडर्ड, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड है दुनिया का, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, कैपिटल ए भेजते हो, हिंदी का क भेजते हो, ठीक है, या पंजाबी में ऊड़ा भेजते हो, ऊड़ा एड ID, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर अगर आप भेज रहे हो, या कोई रुपी सिंबल भेज रहे हो, डॉलर सिंबल भेज रहे हो, तो हर एक सिंबल आपका बैकग्राउंड में एक मैथमेटिकल नंबर में कन्वर्ट होता है। जब वो मैथमेटिकल नंबर दूसरी साइड में रिसीव होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये नंबर आपका जो है इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने क का यूनिकोड भेजा इधर से, तो उधर क का यूनिकोड ही मिलेगा, और वहाँ क का यूनिकोड आएगा तो बदल जाएगा कि ये यूनिकोड किसका है, क का है, और वहाँ क रिसीव हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो पाइथन में हमारे पास आपके कैरेक्टर को, टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर टू अ यूनिकोड, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। वी हैव अ फंक्शन इन पाइथन। क्या नाम है उस फंक्शन का, बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैरेक्टर को यूनिकोड में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन का नाम क्या है, CHR या ORD, ठीक है, ORD, और बीच में आप कैरेक्टर को पास कर दो, ठीक है। अगर आपको किसी कैरेक्टर को उसके यूनिकोड में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन का नाम है ORD, और अगर किसी यूनिकोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, Ctrl+X, यूनिकोड में को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन का नाम क्या है, CHR फंक्शन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, यूनिकोड आएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो मेरे पास क्या है, अगर मुझे प्रिंट करना है ORD ऑफ कैपिटल A, तो कैपिटल A का यूनिकोड क्या है, 65 है। कैपिटल A का यूनिकोड Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, कैपिटल B का 66, कैपिटल G का 9। A का है 65, B का है 66, C का है 67, तो कैपिटल G का बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैपिटल G का यूनिकोड जल्दी बताओ।
92 ठीक ठीक लगा लो, 90 26 कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, सम कर लो, बताओ क्या आएगा। अमन इज सेइंग 93, उमेश इज सेइंग 91, मनोज सेइंग 90 आएगा। ठीक है, 65 भी तो एक यूनिकोड है, 65 को भी तो ऐड करोगे, 65 में 26 ऐड करोगे तो 91 आएगा, बट 65 इटसेल्फ इज अ यूनिकोड। 65 में प्लस 26 ऐड नहीं करना, 65 को भी मैनेज करके चलना है साथ में। ठीक है, तो आपके पास 90 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये सब क्या है, यूनिकोड्स हैं। ठीक है, तो यूनिकोड कितने बिट्स का होता है, यूनिकोड इज ऑफ 16, 32 और 64 बिट्स। ठीक है, लेकिन बिफोर यूनिकोड, यूनिकोड वाज इंट्रोड्यूस इन पाइथन, कौन से वर्जन में, इन वर्जन 3। ठीक है, बिफोर यूनिकोड पाइथन वाज सपोर्टिंग ओनली इंग्लिश लेटर्स कीबोर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड एंड आपके पास क्या है, यूनिकोड से पहले पाइथन केवल इंग्लिश लेटर्स कीबोर्ड को, स्टैंडर्ड कीबोर्ड को सपोर्ट करता था, एंड स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड कोड वाज, the name of the standard code was, the name of the standard was ASCII standard। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ASCII stands for American Standard Code, हाँ जी बता रहा हूँ, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ASCII है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII स्टैंडर्ड कितने बिट्स का होता था, ASCII स्टैंडर्ड वाज ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनको रोल नंबर देने हैं 0 से स्टार्ट करके, 100 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल कोड देना है, तो कितनी मिनिमम डिजिट से काम चल जाएगा मेरा, 2 डिजिट से, 0 से 99। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो मेरी में 2 मिनिमम डिजिट से काम चल जाएगा और हर एक बच्चे को एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, साइन हो जाएगा 0, 1, 2 से लेके 99 तक। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैं 8 बिट्स की बात करता हूँ तो 2 बिट्स की लेंथ कितनी है, 2 बिट्स में कितने डिफरेंट, 2 डिजिट्स में कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 100 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं 0 से 99 तक। 3 डिजिट में कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 0 से 999 की 1000 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं अगर मेरा नंबर 3 डिजिट्स का है। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे ही बाइनरी में भी 8 बिट्स है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन, अगर मैं बोलता हूँ 8 बिट के कॉम्बिनेशन और 16 बिट के कॉम्बिनेशन, किस में ज्यादा कॉम्बिनेशन बन पाएंगे, 8 बिट में, 16 बिट में, 16 बिट में। तो 8 बिट की जो मिनिमम वैल्यू होती है इन बाइनरी, इन डेसिमल, 8 बिट्स मिनिमम वैल्यू इज, बताओ, 0, और 8 बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू 255। 8 बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 255 होती है। बाइनरी में बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है, 1। तो आपके पास 8 बिट्स का अगर नंबर है तो क्या होगा, हर बिट पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 8 बिट्स का। तो 1 1 1 1 8 बिट्स को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 255 निकल के आएगी। ठीक है, तो आपके पास जो रेंज है 8 बिट्स में, बड़ी से बड़ी रेंज कितनी आ सकती है, 0 to 255, दैट इज 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो ASCII कितने बिट्स को सपोर्ट करता है, 8 बिट्स को सपोर्ट करता है। तो ASCII के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को एक यूनिक वैल्यू दी जा सकती है, 256 कैरेक्टर्स को एक यूनिक वैल्यू दी जा सकती है। आर यू गेटिंग दिस? तो ASCII, ठीक है, कैन सपोर्ट मैक्सिमम
256 कैरेक्टर्स। लेकिन मैंने क्या बोला, जो यूनिकोड है वो किसको सपोर्ट करता है, आपके 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स को। तो उसमें लैक्स, करोड़, मल्टीपल वैल्यूज आपकी इंक्लूड हो सकती हैं। तो आपके आस्काई में और यूनिकोड में डिफरेंस क्या है, जो आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने डिजिट से काम चल रहा था हमारा, 2 डिजिट से, 0 से 99 तक। हर एक बच्चे का एक रोल नंबर था, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 99 तक। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 हो जाएंगे तो 3 डिजिट्स की नीड होगी मुझे, 0 से 999 तक। लेकिन उसमें भी जो 2 डिजिट के शुरू के कॉम्बिनेशन थे 0 से 99, वो 3 डिजिट में भी अवेलेबल है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो हमारे पास आस्काई जो है वो मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है, बट ठीक है, तो हमारे पास आस्काई में जो है, सो आस्काई ओनली सपोर्ट्स स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीज को सपोर्ट करता है, बट यूनिकोड, ठीक है, 16 बिट यूनिकोड कितनी वैल्यू आएगी, कैन सपोर्ट 65,536 डिफरेंट कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। अगर 16 बिट की वैल्यू को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो क्या वैल्यू आएगी, 65,535 आएगी। और 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 65536 कॉम्बिनेशन हो गए। तो यूनिकोड जो है वो ज्यादा कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। तो यूनिकोड क्या करता है, यूनिकोड आपका सपोर्ट्स द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। किसने बनाया, ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली स्टैंडर्ड का नाम है, आस्काई भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जैसे आस्काई एक स्टैंडर्ड का नाम है, वैसे यूनिकोड भी एक स्टैंडर्ड का नाम है, उसकी अपनी कोई फुल फॉर्म नहीं है, यूनिवर्सल कोड्स बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आस्काई स्टैंडर्ड है, यूनिकोड एक स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास आस्काई स्टैंडर्ड 8 बिट्स को सपोर्ट करता है और यूनिकोड 16 बिट को सपोर्ट करता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के कैरेक्टर्स हैं, कीबोर्ड कैरेक्टर्स है कॉमन आस्काई एंड यूनिकोड वैल्यूज। कैपिटल ए का आस्काई कोड कितना है, कैपिटल ए का आस्काई कोड कितना है, 65, और कैपिटल ए का यूनिकोड कितना है, 65 ही है। क्योंकि यूनिकोड भी किससे स्टार्ट होगा, 0 से, और आस्काई भी किससे स्टार्ट होगा, 0 से। आस्काई की बड़ी से बड़ी वैल्यू 255, 8 बिट्स का नंबर है, ठीक है। और यूनिकोड की बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर 16 बिट का यूनिकोड है तो 65535। लेकिन स्टार्ट तो दोनों 0 से ही हो रहे हैं। तो शुरू के जो कैपिटल है उसका आस्काई कोड भी 65, उसका यूनिकोड भी 65। कैपिटल बी का आस्काई कोड भी क्या, 66, और यूनिकोड भी 66, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं गूगल से सर्च करता हूं का इन हिंदी, ठीक है, और मैं का को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, ठीक है। अभी बताता हूँ, 1 मिनट बस, अभी एक चीज बता दूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मैंने प्रिंट किया CHR ऑफ का और आ का डंडा हटा दिया। तो CHR एक फंक्शन है, क्या करता है सर, ORD, ठीक है। ORD ऑफ का, ORD एक फंक्शन है, क्या करता है, आपके कैरेक्टर का यूनिकोड निकाल देता है। तो क्या यूनिकोड आ रहा है, 2325। तो का यूनिकोड क्या है, 2325 है। और का आस्काई कोड क्या है, सर नहीं होगा ही नहीं, वेरी गुड, ठीक है। का आस्की कोई कोड होगा ही नहीं। का किसका कैरेक्टर है, हिंदी का कैरेक्टर है। आस्काई कोड जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स हैं, ABCD 0 1 2 3 4 $,
इन सब कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है आस्काई कोड, लेकिन उसके पास टोटल कॉम्बिनेशन 256 से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकते, तो आपका बाकी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। बट आपका जो यूनिकोड है वो आपको इंग्लिश, जर्मन, रशियन, हिंदी, पंजाबी, सबके स्पेशल कैरेक्टर, सबके करेंसी सिंबल, सबके अल्फाबेट, सबको सपोर्ट करता है। हर एक कैरेक्टर, दुनिया में जितने कैरेक्टर्स बने हैं, आपके इमोजीज बने हैं, हर एक कैरेक्टर का एक अपना यूनिकोड अवेलेबल। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आपके पास कैपिटल ए का आस्काई कोड भी 65 है और यूनिकोड भी 65 है। ऐसे ही स्मॉल ए का, कैपिटल ए का आस्काई कोड 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल जी का 90। वेरी गुड। स्मॉल ए का 97। ठीक है, स्मॉल बी का चेक कर लेना आप लोग, किसके, कौन से फंक्शन के थ्रू? ORD फंक्शन के थ्रू। स्मॉल बी का 98 और स्मॉल जी का कैलकुलेट करो, पाइथन नहीं, मैथमेटिक्स, 122। राइट, ठीक है। 97 में 25 ऐड करोगे तो 122 आ जाएगा। राइट, डन है। जीरो का आस्काई कोड चेक कर लो, प्रिंट ORD ऑफ 0। ठीक है, रन किया तो जीरो का आस्काई कोड 48। राइट, तो जीरो का आस्काई कोड 48, 1 का 49 और 9 का 57। हाउ डू वी चेक यूनिकोड फॉर एन इमोजी? पास करके देख लेना इमोजी गूगल से सर्च करके। आस्काई कोड ऑफ डबल डिजिट्स और वर्ड नहीं बेटा, शोएब, डबल डिजिट के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। जैसे अभी आपने कैरेक्टर का करा, वैसा हम एक वर्ड का कर सकते हैं आस्काई? नहीं, उसके लिए आपको लूप लगा के एक एक एलिमेंट का एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे वर्ड के लिए डायरेक्टली फंक्शन नहीं। कोई लाइब्रेरी बनी हो उसमें कोई फंक्शन हो तो अलग बात है, लेकिन स्टैंडर्ड पाइथन में नहीं। ठीक है, बिट्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस इतना है। बिट्स क्या करोगे पढ़ के? उसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो। राइट, ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आस्काई कोड्स। अब मुझे यूनिकोड्स पता चल गए, तो एक दूसरा तरीका क्या है? अब मेरे पास आप देखो, कैपिटल ए से कैपिटल जी के आस्काई कोड कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 65 से 90। स्मॉल ए से स्मॉल जी के 97 से 122, 0 से 9 के 48 से 57। आर यू गेटिंग दिस? क्या कर सकते हैं हम लोग? जो फंक्शन प्रोग्राम आपने ऊपर बनाया था, पूछा था, कौन सा क्वेश्चन था आपका? टेक अ सिंगल कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज एन इंग्लिश अल्फाबेट और अ नंबर। कैसे कर सकते हो? कैरेक्टर इक्वल्स टू इनपुट, यूजर से कैरेक्टर इनपुट कराओ, एंटर एनी कैरेक्टर। मान लिया यूजर ने कैरेक्टर इनपुट करा दिया M, ठीक है, आपने क्या किया? कैरेक्टर की यूनिकोड वैल्यू निकाली। ठीक है, कोड इक्वल्स टू ORD ब्रैकेट में कैरेक्टर। ठीक है, कोई सिंपल ले लेता हूं, मान लिया मैंने स्मॉल ए ले लिया, तो बताओ क्या वैल्यू आ गई कोड के अंदर? 97। कैरेक्टर की मैंने ओरिजिनल वैल्यू यानी कि उसका यूनिकोड निकाल दिया। अब मैं क्या रूल बनाऊंगा बताओ? इफ कोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 एंड कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 90, तो इससे क्या प्रूव होगा? कैपिटल लेटर है। आप इवन पूरा डिटेल में प्रोग्राम बनाना चाहो बना सकते हो। प्रिंट द एंटर्ड कैरेक्टर इज अ कैपिटल लेटर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, आपने देखा कि जो कोड, जो कैरेक्टर यूजर ने इनपुट कराया
उसका जो ऑर्डिनल वैल्यू, उसकी जो यूनिकोड वैल्यू है, उसकी जो आस्काई वैल्यू है, इतना क्यों करना है, बस बताने के लिए बेटा। ठीक है, आगे कुछ ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसमें आपको यूनिकोड और ऑर्डिनल की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपका कोड 65 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि एंटर कैरेक्टर इज ए कैपिटल लेटर। ठीक है, एलिफ, अगर आपका कोड, ठीक है, आपने क्या किया था उमेश, आपने डायरेक्टली किया था, बस मैंने एक फंक्शन ही तो यूज किया है, इतना क्या किया मैंने, एक फंक्शन यूज करके कोड निकाल दिया। अगर आपका कोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है एंड कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 122, तो क्या है ये, इज अ स्मॉल लेटर। ठीक है, द एंटर कैरेक्टर इज अ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, हाँ जी, 97 है, वेरी गुड। देख रहा था आप लोग ध्यान दे रहे नहीं दे रहे। ठीक है, एलिफ, कोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 48 से। ठीक है, तो अगर आपका नंबर 48 से 57 के बीच में है, लेस देन इक्वल्स टू 57, द एंटर्ड कैरेक्टर इज अ नंबर, is a number, else print the entered character is not an alphabet nor a number, neither an alphabet nor a number, right? ठीक है, तो ये आपके पास, अब आपने रन किया, यूजर से कोई नंबर या कैरेक्टर इनपुट कराया, नंबर इनपुट कराया 5, तो एंटर कैरेक्टर इज अ नंबर। यूजर से इनपुट कराया आपने स्मॉल जी, आपके पास एंटर कैरेक्टर इज अ स्मॉल लेटर। आपने इनपुट कराया यूजर से $, द एंटर कैरेक्टर इज नीदर एन अल्फाबेट नॉर अ नंबर, नॉर अ नंबर, नीदर एन अल्फाबेट नॉर अ नंबर। डन है? यस। ठीक है, कोई डाउट है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट का, टेक अ सिंगल कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, द लेटर इज अपर केस एंड कन्वर्ट टू लोअर केस एंड प्रिंट एज डायरेक्टली प्रिंट द ओरिजिनल लेटर, डोंट यूज अपर मेथड ऑफ दिस स्ट्रिंग। क्या करोगे बताओ उमेश? देखो वही यूज आ गया जो मैं डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर ये 5 ही था। यस, ठीक है, राइट साक्षी, वी आर एट क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास क्या है, यूजर से कैरेक्टर इनपुट कराया, कंट्रोल सी, यूजर से कैरेक्टर इनपुट कराया, और अब आपको क्या करना है, कैरेक्टर इनपुट कराना है। अगर आपका जो लेटर इनपुट हुआ अगर वो अपर केस है तो कन्वर्ट करना है लोअर केस में, नहीं तो एज इट इज प्रिंट कर देना है। बेटा अपर या लोअर मेथड यूज नहीं करना, ठीक है? जो आपको अपर या लोअर मेथड यूज नहीं करना है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? तो डोंट यूज एनी मेथड ऑफ दिस स्ट्रिंग, ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग का रेडीमेड मेथड यूज नहीं करना आपने इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर इनपुट कराया, आपको क्या करना है, आपने क्या किया, कैरेक्टर इक्वल्स टू ORD कैरेक्टर, या कोड इक्वल्स टू ORD कैरेक्टर। मान लिया यूजर ने कैरेक्टर में क्या इनपुट कराया, स्मॉल ए, तो कोड में क्या आ गया, 97 आ गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, कैरेक्टर लेना है। अगर कैरेक्टर आपका, इफ द लेटर इज अपर केस देन कन्वर्ट इट टू लोअर केस। अगर अपर केस में है, कैसे प्रूव कर सकते हो, इफ कोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 एंड कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 90। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कोड है वो, आपका जो लेटर है वो अपर केस में है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? अगर 65 आ जाता है
तो क्या बनाना है आपको इसको? 97 बनाना है। 66 आ जाता तो क्या बनाना है? 98। 90 आता तो क्या बनाना है? 122। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। कितना डिफरेंस है? थोड़ा सा है। कितना है? कितना डिफरेंस? वेरी गुड, 32 का डिफरेंस है। राइट साक्षी एंड मनोज? ठीक है, कितना डिफरेंस है? 32 का है। अगर मेरे पास मैंने यूजर से इनपुट कराया 65, कैपिटल ए इनपुट कराया, उसका यूनिकोड बनाया तो क्या निकला? 65। उसमें मैं 32 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 97। और उसको मैं वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर यूजर ने कैपिटल जी इनपुट करा दिया तो यूनिकोड क्या आएगा? 90। उसमें 32 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 122। और 122 को वापस कैरेक्टर बनाऊंगा तो स्मॉल जेड बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो हर केस में हमारे पास डिफरेंस 32 ही आएगा। हमारे पास हर केस में डिफरेंस 32 आएगा। तो मैंने क्या किया, अगर यूजर ने जो कैरेक्टर इनपुट कराया है वो 65 से 90 के बीच में है तो मैं क्या करता हूं, कोड इक्वल्स टू कोड प्लस 32। आर यू गेटिंग दिस? तो कोड में क्या आ जाएगा? अगर कैरेक्टर में ए आया था तो कोड में क्या आ जाएगा? 90। अगर यूजर ने कैरेक्टर में कैपिटल जेड इनपुट करा दिया तो कैपिटल जेड का क्या था? 90। तो क्या बन जाएगा? ये 122 बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, यूजर ने अगर कैपिटल जेड इनपुट कराया था कैरेक्टर में तो कैपिटल जेड का आस्काई कोड क्या है? 90 है। कैपिटल जेड का आस्काई कोड 90 है। तो कोड में जब कन्वर्ट किया तो कैपिटल जेड को जब कोड में कन्वर्ट किया तो 90 आ गया। तो 90 में 122 ऐड किया तो क्या बन गया? 122। 32 ऐड किया तो 122। और क्या कर दिया? कैरेक्टर इक्वल्स टू CHR ब्रैकेट में कोड। CHR फंक्शन क्या करता है? आस्काई कोड या यूनिकोड को वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो बताओ CH में क्या आ गया? स्मॉल जी आ गया। सर एक कंडीशन लगानी होगी क्या, अगर इनपुट हमें स्मॉल में कर दे यूजर पे? नहीं, यूजर कुछ भी इनपुट करेगा, यूजर अगर कुछ भी इनपुट करेगा, अगर आपका इनपुट 65 से 90 के बीच में होगा तो 32 सम होगा, और अगर 65 से 90 के बीच में है तो 32 सम नहीं होगा। तो वापस आपका जो एक्चुअल कोड था वो वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजर को परेशान करना सर, अगर उससे पता नहीं नहीं, क्यों परेशान होगा? प्रिंट अभी कर रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैरेक्टर इन अपर केस। नहीं नहीं, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो एंटर एनी कैरेक्टर, या एंटर एनी कैरेक्टर इन अपर केस, या जो भी आप लिखना चाहो। द कैरेक्टर इज इन अपर केस। क्या बन गया आपका? CH बन गया। रन करके दिखाता हूँ, चलो मैं आपको। एंटर एनी कैरेक्टर्स, यूजर ने क्या किया? कैपिटल P इनपुट करा दिया। द कैरेक्टर इन द अपर केस इज स्मॉल p। ठीक है, लेकिन यूजर ने क्या किया? स्मॉल p ही इनपुट कराया। द कैरेक्टर इन अपर केस लोअर केस, सॉरी लोअर केस इज क्या बन गया? स्मॉल p ही रहा। ठीक है, यूजर ने अगर डॉलर इनपुट करा दिया, ठीक है, तो आपके पास डॉलर का तो लोअर केस होगा नहीं, तो आप यहां पे लिख दो दा। ठीक है, कैरेक्टर इज, या कैरेक्टर आफ्टर कन्वर्जन इज CH। ठीक है, तो आपने डॉलर इनपुट कराया तो आपके पास डॉलर का डॉलर ही रह गया, और यूजर ने कोई डिफरेंट इनपुट कराया, कैपिटल इनपुट कराया, तो स्मॉल में कन्वर्ट होके प्रिंट हो गया। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? बताओ। हाँ जी, सिंपल प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, इससे सिंपल क्या होंगे प्रोग्राम्स? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? यूजर से कैरेक्टर इनपुट कराया, यूजर ने कैरेक्टर मान लिया दे दिया। हमें क्या करना था? हमारा क्वेश्चन क्या था? अगर यूजर कैपिटल जेड इनपुट कराता है, कैपिटल ए से जी के बीच में इनपुट कराता है, तो हमारे पास रिजल्ट स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होके प्रिंट हो जाए। नहीं तो इसके अलावा कुछ भी इनपुट कराता है, कुछ भी इनपुट कराता है तो वो एज इट इज रहे। ठीक है, तो अगर वो कैपिटल इनपुट करा रहा है तो आपका डेटा
स्मॉल में कन्वर्ट होके प्रिंट हो, अगर वो स्मॉल इनपुट करा रहा है तो फिर वो स्मॉल ही रहे, अगर वो स्पेशल सिंबल इनपुट करा रहा है तो स्पेशल सिंबल ही रहे। तो हमने क्या किया, यूजर से कैरेक्टर इनपुट कराया, मान लिया यूजर ने कैरेक्टर कैपिटल जेड दे दिया, हमें क्या प्रिंट कराना है, स्मॉल जेड इनपुट प्रिंट कराना है। तो हमने पहले कैपिटल जेड का कोड में उसकी ऑर्डिनल वैल्यू, उसकी यूनिकोड वैल्यू निकाली, तो कैपिटल जेड की यूनिकोड वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। अब ये वैल्यू कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में लाई कर रही है, तो हमने क्या किया, उस वैल्यू में जो हमारे पास 90 आया था उसमें 32 ऐड कर दिया, तो वैल्यू क्या बन गई, 122। अब ये 122 किसकी वैल्यू है, स्मॉल जी की है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इफ से बाहर आए और आपका जो कोड था उस कोड को 122 को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपके पास कैरेक्टर में क्या आ गया, स्मॉल जी। 122 का जो कैरेक्टर है, यूनिकोड का जो कैरेक्टर है वो स्मॉल जी है, तो आपने स्मॉल जी को प्रिंट कर दिया। लेकिन यूजर ने क्या इनपुट कराया, मान लिया ए इनपुट करा दिया स्मॉल ए, तो क्या हमें कन्वर्ट करना है, नहीं करना। तो कोड क्या है स्मॉल ए का, आस्काई कोड 97 है। 97 क्या 65 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, इफ के अंदर हम जाएंगे नहीं, तो कोड में जो 97 पड़ा हुआ था वो 97 का कोड में 97 ही रह जाएगा। इफ के अंदर जाएंगे तो कोड में 32 सम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंदर नहीं गए तो कोड में क्या बच गया, 97 का 97 ही रह गया, उसमें 32 सम नहीं हुआ। अब 32 सम नहीं हुआ तो वापिस आपने कोड को जब कैरेक्टर में कन्वर्ट किया तो कैरेक्टर में क्या आ गया, स्मॉल ए ही आ गया, क्योंकि 97 में आपने कुछ सम ही नहीं किया था और 97 किसका कोड था, स्मॉल ए का था। तो अब आपने कैरेक्टर में स्मॉल ए का स्मॉल ए ही छोड़ दिया और प्रिंट कर दिया कैरेक्टर को। तो अगर स्मॉल ए आएगा तो स्मॉल ए प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कैपिटल जी आएगा तो 32 सम होके स्मॉल जी प्रिंट हो जाएगा। कोई डाउट है, चलिए ग्रेट। हाँ जी, इसके अलावा कोई डाउट किसी का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, साक्षी का डाउट नहीं है, क्लासरूम स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, 6 किसी असाइनमेंट का, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, चलो मैं सिंपल नहीं साइंटिफिक बना देता हूं आप लोग को। क्वेश्चन है मेक अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। फाइंड द बिगेस्ट ऑफ 4 नंबर्स, ये तो हमने कर ही लिया था क्लास में, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशंस, अभी हमने कोई एडवांस यूआई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, तो सिंपल 2 इनपुट्स लेंगे, उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करके दिखा देंगे, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल C कंट्रोल V। नंबर 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर चॉइस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर लॉग। 6 ऑपरेशन हम बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 और चॉइस में हमने 6 ऑपरेशन बनाए, बाकी साइन कोस टैन ये सब आप खुद बना लेना, ठीक है। फैक्टोरियल या जो भी वैल्यू निकालनी है वो सारी आप खुद बनाना, मैंने खाली 6 ऑपरेशन में बना रहा हूँ। तो चॉइस में मैंने यूजर को बोल दिया कि चॉइस में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या POW LOG पास कर सकते हो, ठीक है। तो अगर चॉइस में प्लस आया तो क्या करना है, अगर यूजर ने चॉइस में प्लस दिया, चॉइस का डेटा टाइप क्या है, चॉइस का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डबल कोट्स में, यूजर ने अगर प्लस इनपुट कराया होगा तो डबल कोट्स में मैंने चेक किया, ये आप छोटी छोटी एरर्स हैं जो जनरली मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। चॉइस मैंने इनपुट करा ली, नंबर 1 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, नंबर 2 का इंटीजर है, क्योंकि हमने इंटीजर में उसको टाइप कास्ट कर लिया, यूजर से इनपुट लिया और टाइप कास्ट कर लिया। तो चॉइस में अगर प्लस आ रहा है तो क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिजल्ट इक्वल्स टू A प्लस या नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्रिंट रिजल्ट कॉलन कॉमा RES। एलिफ अगर चॉइस में माइनस है तो क्या करना है,
रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2 और प्रिंट रिजल्ट कॉलन कॉमा RES। ठीक है, RES। चॉइस में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है ऑपरेटर लाइब्रेरी। अगर आप चाहो तो उसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ऑपरेटर लाइब्रेरी। ठीक है, जिन्होंने कैलकुलेटर पहले से बना लिया उनको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑपरेटर एक लाइब्रेरी है जिसमें एक तो ऑपरेटर हमारे पास डायरेक्टली पाइथन में अवेलेबल है, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, ये सारे ऑपरेटर्स पहले से अवेलेबल है हमारे पास पाइथन में। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऑपरेटर लाइब्रेरी के अंदर भी ये ऑपरेटर्स अवेलेबल है, उनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटर के अंदर भी ऑपरेटर्स है, उनको भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, अगर चॉइस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई है तो आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट इक्वल्स टू ऑपरेटर डॉट, ऑपरेटर के अंदर सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो हमें क्या लेना है, MUL मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो ऑपरेटर डॉट मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट नंबर 1 कॉमा नंबर 2। मल्टीप्लीकेशन क्या है, MUL क्या है, एक फंक्शन है। कैसे कॉल होगा, फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज हो जाएंगे, जैसे प्रिंट फंक्शन ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, LEN ब्रैकेट आर्गुमेंट, इनपुट ब्रैकेट आर्गुमेंट। कुछ फंक्शंस डायरेक्टली यूज हो जाएंगे, लेकिन कुछ फंक्शंस हमारे पास लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल है। तो पहले आपको अपने प्रोग्राम में उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस लाइब्रेरी का नेम डॉट लगा के फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर डॉट मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट नंबर 1 कॉमा नंबर 2, रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस रिजल्ट इक्वल्स टू ऑपरेटर डॉट मल्टीप्लीकेशन। तो रिजल्ट में दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और आपने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, आपने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। कोई डाउट है? देन चॉइस में अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो क्या करना है, ऐसे ही आप ऑपरेटर लाइब्रेरी से भी यूज कर सकते हो या डायरेक्टली डिवीजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंट रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, आपके पास एलिफ कंट्रोल C। अगर चॉइस में क्या आता है, पावर आता है। अगर चॉइस में पावर आता है तो मुझे क्या करना है, नंबर 1, तो पाइथन में हमारे पास ऑपरेटर डबल स्टार क्या करता है, जो आपको पावर वैल्यू दे देता है। तो आपके रिजल्ट में क्या आ जाएगा, नंबर 1 टू दी पावर नंबर 2 आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, डबल स्टार। अदरवाइज आप ऑपरेटर डॉट पावर भी यूज कर सकते हो। ऑपरेटर लाइब्रेरी के अंदर भी पावर फंक्शन अवेलेबल है, ऑपरेटर डॉट पावर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, POW वहां पे भी अवेलेबल है। तो प्रिंट हो गया रिजल्ट एलिफ। अगर चॉइस में पावर की जगह लॉग आ जाता है, कैसे मिलेगा लॉग आपको, लॉग आ जाता है, कैसे मिलेगा बताओ, क्या लॉग नाम से तो कुछ नहीं है। ऑपरेटर लाइब्रेरी में तो ऑपरेटर्स हैं। हाँ बताओ, हेजिटेट क्यों कर रहे हो, बोलो बोलो, सही बोल रहे थे आप। इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। मैथ लाइब्रेरी में जो मैथमेटिकल फंक्शंस है रेडीमेड अवेलेबल है। ठीक है, तो मैथ लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास लॉग फंक्शन अवेलेबल है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट लॉग ब्रैकेट में लॉगरिथमिक ऑफ वैल्यू नंबर 1 विद बेस नंबर 2। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया और आपने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। और एल्स प्रिंट इनकरेक्ट चॉइस, इनकरेक्ट चॉइस। बताओ कोई डाउट है तो। पाव इज नॉट इन डबल कोट्स, अच्छा मैंने नहीं दिया, दे देते हैं, डबल कोट्स में दे देते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है? डन। ठीक है, रन करते हैं। रन किया, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, चॉइस में प्लस, रिजल्ट आपके पास 12 आ गया। दोबारा रन किया, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 3, चॉइस में
पावर, तो रिजल्ट में आपके पास 5 पर 2 पावर 3 125 आ गया। ठीक है, फिर रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 100, सेकंड नंबर 10, चॉइस में लॉग, तो रिजल्ट आपके पास 2.0 आ गया। सर इंटीजर फ्लोट को एक साथ क्या अगर हमें फ्लोट में करना, इनपुट देना और इंटीजर में भी देना, तो एक ही प्रोग्राम में तो हो सकता है यार? मतलब एक वेरिएबल है तो उसमें एक ही डेटा आएगा ना, मतलब नंबर 1 एक फ्लोट टाइप का और नंबर 2 इंटीजर टाइप। नहीं, दोनों फ्लोट या दोनों इंटीजर, लेकिन एक ही प्रोग्राम, उसके लिए अलग प्रोग्राम ऐसे हो सकता है। नहीं तो आप दोनों अगर देखो, आप फ्लोट ही बना लो ना, बेटर है। यहाँ पे आप फ्लोट बना लो, यूजर ने 5 दिया तो 5.0 बन जाएगा, 4 दिया तो 4.0 बन जाएगा, फ्लोट में दोनों चलते फ्लोट में दोनों चलते हैं। ठीक है, तो आप इंटीजर की जगह यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हो, तो आपका डेटा फ्लोट में टाइप कास्ट हो जाएगा। डन है, ठीक है, कोई डाउट है? तो इस तरह से आप जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर, अभी कोई डाउट है किसी का और कोई क्वेश्चन में? ग्रेट, ठीक है। नो परफेक्ट प्रैक्टिस मीन्स नो लर्निंग। ठीक है, जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स कर ली है उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन, लेकिन बाकी बच्चे भी प्लीज कर लो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करोगे और वो मिस्टेक्स जो है फिर आपकी रेगुलर बन जाएंगी। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस करते रहना। पाइथन पढ़ना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, या यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो अभी तक हमने रेडीमेड फंक्शंस यूज किए हैं पाइथन में, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, एलियन फंक्शन। अब हम अपने खुद के फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है फंक्शन की? जल्दी से बता दो जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, जावा पढ़ी है थोड़ी बहुत। फंक्शन की डेफिनेशन, अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। क्यों बनाते हैं हम लोग फंक्शंस को? ठीक है, वाई फंक्शंस, क्या पर्पज है फंक्शन बनाने का? बताओ। हाँ जी, एक बच्चे ने आंसर दिया है प्रोग्राम बनाने के लिए, so that we don't have to write a whole program again। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जल्दी आ जाना। हाँ जी, राइट, ठीक है उमेश, वी जस्ट हैव टू कॉल द फंक्शन टू यूज द ब्लॉक ऑफ कोड। राइट उमेश, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टू मेक द कोड, टेक्निकल टर्म होता है रीयूजेबल। ठीक है, रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग पाइथन में फंक्शंस बनाते हैं।
एक आपको क्या करना है, फैक्टोरियल, जैसे लॉगरिथमिक का फंक्शन है, अब आप लॉग का फंक्शन खुद बनाने जाओगे तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन बनाने में जान निकल जाएगी, लेकिन रेडीमेड लॉग का फंक्शन बना बनाया रखा हुआ है। लेकिन आपको भी बनाना पड़े और आपको अपने प्रोग्राम में 50 बार यूज करना है लॉगरिथमिक फंक्शन को, तो एक ऑप्शन तो है कि आप 50 बार वो कोड लिखो, या दूसरा ऑप्शन क्या है, एक बार बना के रख दो और हर बार उस कोड को कॉल कर लो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो लॉगरिथम आपके पास क्या है, फंक्शन का पहला पर्पस क्या है, कोड को रीयूजेबल बनाना। ठीक है, कोड को रीयूजेबल बनाना। दूसरा पर्पस क्या है, फंक्शंस क्या करते हैं, फंक्शंस बहुत पावरफुल चीज है प्रोग्रामिंग की। फंक्शंस reduces the complexity of the program। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो हमेशा, वो भी कोड का जो स्पेस है, जो कोड आपका कंज्यूम कर रहा है उसका स्पेस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। ठीक है, फंक्शंस आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। अगर आपके पास 10,000 लाइन्स का कोड है और आपको फंक्शन को एक ही बार यूज करना है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, फंक्शन को आपको एक ही बार प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, ठीक है, तो भी अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको किसी काम को बार बार करना है तो उस काम को आप फंक्शन के अंदर बना के रख दो और उस फंक्शन को कॉल कर लो। लेकिन क्या अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड को आपको अपने प्रोग्राम में एक ही बार यूज करना है, फिर भी फंक्शन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड आपको जिंदगी में एक ही बार यूज करना है, एक ही प्रोग्राम में यूज करना है, तो क्या उसके लिए भी फंक्शन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? व्हाट यू सजेस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बनाएंगे? अमन सिंह बनाएंगे? हाँ जी, कोई कोड को एक ही बार यूज करना है, बना सकते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी, राइट? ठीक है, तो फंक्शन क्या करते हैं, आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। उसको फंक्शन क्या करते हैं, मेक्स द कोड, ठीक है, बेटर रीडेबल। ठीक है, बेटर रीडेबल बनाते हैं आपके कोड को। क्या होगा, अगर आपके पास 10,000 लाइन्स का कोड है, एक ऑप्शन था कि पूरा का पूरा 10,000 लाइन्स का कोड आपने एक बार में बना के रख दिया। दूसरा है कि आपने स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस बना दिए। फ्यूचर में अगर आपको कुछ चेंज करना है किसी पर्टिकुलर टास्क के अंदर, तो आप उस फंक्शन के पास जाओगे और उस फंक्शन में चेंजेस कर दोगे, तो आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो फंक्शंस आपके कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। फंक्शंस आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको अपने प्रोग्राम में लगानी है, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं और आपने एक फंक्शन को कॉल किया। अभी क्या होता है, अगर आपने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया तो जब तक प्रिंट पूरा नहीं चल जाएगा आगे का प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल फंक्शंस एक साथ रन होना स्टार्ट हो जाएं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हर एक इंडिविजुअल थ्रेड किसके थ्रू बनता है, फंक्शंस के थ्रू बनता है। ठीक है, देन फंक्शंस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक है वही है। जब बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक मॉड्यूल को हम चाहे तो फंक्शन के थ्रू, क्लास के थ्रू या अलग अलग पाइथन की फाइल्स के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। फंक्शंस मेक आवर कोड स्केलेबल, कि फ्यूचर में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आप फंक्शंस के थ्रू स्केल करना है अपने प्रोजेक्ट को, तो आप, राइट उमेश, तो आप फंक्शन को यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर स्केलेबल बनाने के लिए अपने फंक्शंस को। ठीक है, फंक्शंस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ
ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है? जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट को लेयर्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, लेयर्स लाइक मॉड्यूल्स, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर लेयर ऑफ प्रोग्रामिंग आर। कौन कौन सी लेयर्स हैं प्रोग्रामिंग की सबसे पॉपुलर? layers of programming are number 1, any idea online students? Problem identification. Most popular layer of programming are number 1, presentation layer, and number 2, business logic layer. If database is also added in the project, then third layer comes into picture, that is DAL, data access layer। ठीक है, तो 3 लेयर्स हैं आपकी प्रोग्रामिंग की। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अपने रिज्यूमे में आप कोई क्वेश्चन आपसे बोला गया 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाओ, एक बच्चे ने यूजर से 2 नंबर इनपुट कराए, उनको इंटीजर या फ्लोट में टाइप कास्ट किया और सम कर दिया, और आपने प्रोग्राम को लेयर्स में डिवाइड करके बनाया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी है। क्योंकि 99% बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि लेयर्स होती क्या है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 टाइप की लेयर्स, मेजर पॉपुलर लेयर्स हैं, प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? प्रेजेंटेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूजर इंटरेक्शन, एंड बिजनेस लॉजिक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द बिजनेस लॉजिक। ठीक है, तो 2 लेयर्स हैं हमारे पास। यूजर इंटरेक्शन के लिए कौन कौन से फंक्शंस पढ़े अभी तक हमने? प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन। यूजर से अगर इंटरेक्ट करना है तो 2 फंक्शंस है, प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन। किसका पार्ट होंगे? प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट होंगे। प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन विल बी द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, PL। ठीक है, एंड BLF, बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, तो आपके पास 2 लेयर्स है। पहली है प्रेजेंटेशन लेयर जो यूजर से इंटरेक्ट करेगी, यूजर से डेटा लिया, बिजनेस लॉजिक लेयर को कॉल किया, उसको डेटा दे दिया, बाकी वो डेटा पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही हैं प्रेजेंटेशन लेयर वाली टीम को कोई मतलब नहीं है। राइट, तो कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो आपने पहले से पढ़ा है, पर उसको एक फैंसी नेम हम ऐड कर रहे हैं। अभी छोटे प्रोग्राम्स बनाओगे तो फैंसी नेम ही ऐड होगा, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो लेयर्स के बहुत सारे फायदे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाती है अगर आप अच्छे से लेयर्स में डिवाइड करके प्रोग्राम को बना रहे हो तो। ठीक है, तो आजकल आर्किटेक्चर फुल होता है एन लेयर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें आप प्रेजेंटेशन लेयर को भी मल्टीपल लेयर्स में, BLL को भी मल्टीपल लेयर्स में आगे डिवाइड कर देते हो। राइट, तो हमारे पास अगर आपका डेटाबेस एडिड है तो आपके पास डेटा एक्सेस लेयर भी आ जाती है। तो अभी ये लेयर्स कैसे बनती है? लेयर्स बनती है आपकी BLL कैसे बनेगी? फंक्शंस के थ्रू जनरली बनती है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्लासेस के थ्रू बनती है, और बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपके अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू बनती है BLL लेयर आपकी। ठीक है, तो हमें बनानी है फंक्शंस के थ्रू। तो पहले हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इन लेयर्स के ऊपर आते हैं। इन लेयर्स को कैसे सेग्रीगेट करना है, प्रोग्राम को कैसे एटलीस्ट प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर में सेपरेट करना है। ठीक है, डन है। तो फंक्शंस अगर हमें बनाने हैं, हाउ टू क्रिएट फंक्शंस, क्या सिंटेक्स है बताओ? बनाने, कॉल नहीं करना। अभी तक हमने फंक्शंस को कॉल करना सीखा है। डेफ फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। तो यहां पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, जो यहाँ पे आर्गुमेंट्स आ, इनको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स इन फंक्शंस आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं?
एक्चुअल पैरामीटर्स, सॉरी फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो फंक्शन, फंक्शन का नेम, कॉलन, कॉलन के बाद इंडेंटेड लेयर आएगी। कॉलन लग गया मतलब एक हेडिंग है। फंक्शन क्या था? एक ब्लॉक ऑफ कोड था। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन के अंदर आएगा। कैसे आएगा? हेडिंग के अंदर सूट बनेगा, सूट के सारे स्टेटमेंट्स आपके इंडेंटेड होंगे, सेम इंडेंटेशन लेवल पे होंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सर डेफ डेफ मतलब डिफाइन, कीवर्ड है। जैसे इज एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, एलिफ एक कीवर्ड है, तो वैसे डेफ भी कीवर्ड है। डेफ इज अ कीवर्ड टू डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देन रिटर्न आर्गुमेंट। तो रिटर्न आपके पास ऑप्शनल है पाइथन में, ऑप्शनल इन पाइथन। आप रिटर्न देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहते मत दो। तो ये आपका सिंटेक्स है। तो जब भी आपको फंक्शन बनाना है, वेरिएबल बनाते थे, कैसे बनाते थे? वेरिएबल का नेम लेते थे और वैल्यू देते थे, तो पाइथन में वेरिएबल बन जाता था। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन? बाय असाइनिंग द वैल्यू। वैल्यू असाइन करने से पाइथन में वेरिएबल्स बनते हैं। सी लैंग्वेज में कैसे बनते हैं? बाय डिफाइनिंग द वेरिएबल्स, इंट ए, इंट बी, फ्लोट ए, फ्लोट बी, तो वेरिएबल्स बनते हैं। लेकिन पाइथन में वेरिएबल्स वैल्यू असाइन करके करते हैं, बनते हैं। अगर आपने x = 5 दे दिया तो क्या बन गया? एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन गया। ठीक है, डन है। फंक्शंस कैसे बनते हैं पाइथन में? डेफ, फंक्शन का नेम, ब्रैकेट आर्गुमेंट्स और कॉलन, और उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट। जो फंक्शन के अंदर आप फैक्टोरियल बनाना चाहते हो, फैक्टोरियल के लिए फंक्शन, तो अंदर फैक्टोरियल का कोड लिखोगे। आप लॉगरिथमिक के लिए बनाना चाहते हो, अंदर लॉग का फंक्शन लिखोगे। साइन के लिए बनाना चाहते हो, अंदर साइन का फंक्शन लिखोगे। या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कस्टमर ऐड करना है, उसके लिए कस्टमर ऐड करने का कोड आप फंक्शन के अंदर लिखोगे। जब भी आपको कस्टमर ऐड करना होगा, यूजर से डेटा लोगे, ऐड कस्टमर फंक्शन को पास कॉल करोगे और उसमें यूजर वाला डेटा पास कर दोगे। अब वो डेटा यूजर का, कस्टमर कैसे ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, डेटाबेस में लिखना है, क्या करना है, वो सब आपका फंक्शन के अंदर का कोड होगा। डन है? ठीक है, कोई डाउट है? अब ये तो हो गया फंक्शन को कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू कॉल अ फंक्शन। बताओ क्या सिंटेक्स है? फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे जो आर्गुमेंट्स होंगे उनको कौन से आर्गुमेंट्स बोलते हैं हम? एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, आर्गुमेंट्स हियर आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। तो कॉलिंग के टाइम पे जो आप पास करोगे वो एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे, और जो फंक्शन के अंदर ब्रैकेट पे आप लिखे हैं वो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाना है फंक्शन? सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखना है, फिर फंक्शन किस लिए बनाने जा रहे हो? ऐड कस्टमर के लिए बनाने जा रहे हो, फंक्शन नेम ऐड कस्टमर। लॉग के लिए बनाने जा रहे हो, फंक्शन का नेम लॉग। साइन के लिए बनाने जा रहे हो, साइन। जो भी फंक्शन नेम क्या है, यूजर डिफाइंड है, जो भी नाम आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो जो आइडेंटिफायर वाले रूल्स थे वो सारे रूल्स यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, फंक्शन का नेम यूजर डिफाइंड है, तो फंक्शन नेम इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते थे? आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स एंड कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड नेम्स। ठीक है, तो फंक्शन नेम क्या है? यूजर डिफाइंड है, यानी कि आइडेंटिफायर है। तो फंक्शन नेम आपका के अंदर स्पेशल सिंबल में केवल और केवल अंडरस्कोर अलाउड है, और कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है फंक्शन नेम के अंदर। डन है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आधा फंक्शन जल्दी से बना के देखते हैं। दैट इज, फंक्शन बनाना है। सबसे पहले मान लिया मुझे क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए फंक्शन बनाना है। तो डेफ ऐड ब्रैकेट, 2 नंबर्स को ऐड करना है, a, b, r = a + b, रिटर्न r। अभी हमने ऑपरेटर के अंदर एक फंक्शन देखा था, कौन सा? मल्टीप्लाई। अभी हमने देखा था कैलकुलेटर में ऑपरेटर डॉट मल्टीप्लाई। तो कितने आर्गुमेंट पास कर रहे थे? 2 आर्गुमेंट पास कर रहे थे। तो कैसे बना होगा वो मल्टीप्लाई फंक्शन? ऐसे ही बना होगा। कैसे बना होगा? डेफ फंक्शन का नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, 2 आर्गुमेंट्स आ गए, r = a मल्टीप्लाइड बाय b और रिटर्न r। जो भी आर्गुमेंट आप रिटर्न करना चाहते हो फंक्शन के थ्रू वो रिटर्न करना है। कैसे कॉल होगा फंक्शन आपके प्रोग्राम में? मान लिया
u कॉमा v इक्वल्स टू 5,7, या आप a कॉमा b भी ले सकते हो और u कॉमा v भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। u कॉमा v इक्वल्स टू 5,7, रिजल्ट इक्वल्स टू uv या m इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में u कॉमा v प्रिंट m। आर यू गेटिंग दिस? तो कैसे बनाना है फंक्शन को? सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखना है, डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नेम, जो भी नेम आपके माइंड में समझ में आता है, आपको एक लॉजिकल नेम होना चाहिए, वो नेम आपने दिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 आर्गुमेंट्स। इस फंक्शन का काम क्या है? ए और बी को मल्टीप्लाई करना, और जो मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न करना है इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो डेफ मल्टीप्लाई ए कॉमा बी आर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी और रिटर्न आर। अब आपके प्रोग्राम में u कॉमा v इक्वल्स टू 5,7 है, आपको इस मल्टीप्लाई फंक्शन के थ्रू u और v को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? मल्टीप्लाई फंक्शन कैसे कॉल करता है फंक्शन? फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। तो मल्टीप्लाई फंक्शन के ब्रैकेट में u और v को पास करोगे, वो u और v किसके पास आ जाएगा? a और b के पास आ जाएगा, और आपके पास a और b का मल्टीप्लीकेशन होगा, रिटर्न होगा, r की वैल्यू किस में आ जाएगी? m में आ जाएगी। प्रिंट m करोगे तो आपके पास आउटपुट में 35 आ जाएगा। रन किया, हमारे पास आउटपुट में 35 आ गया। कोई डाउट है? ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये आपका मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बनाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रेजेंटेशन लेयर? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर इंटरेक्शन। पहले प्रेजेंटेशन लेयर बनाते हैं, यूजर से इनपुट करा लिया, मान लिया नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नंबर 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। क्या करना है हमें? 2 नंबर को मल्टीप्लीकेशन कराना है। अब मल्टीप्लीकेशन में बैकग्राउंड में क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, लॉग होता है, हमें नहीं पता। हम तो प्रेजेंटेशन लेयर टीम से हैं। हमने यूजर से डेटा लेना है, उस डेटा को BLL को भेज देना है, BLL उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, BLL एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लिखेगी उस डेटा के ऊपर और हमें रिटर्न कर देगी रिजल्ट को, ठीक है। तो हमने क्या किया? रिजल्ट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है। और फिर क्या प्रिंट करा दिया? प्रिंट रिजल्ट कॉलन कॉमा, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर बन गई। अब आती है बिजनेस लॉजिक लेयर। बिजनेस लॉजिक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द बिजनेस लॉजिक ऑफ द कोड। बिजनेस लॉजिक मतलब हमें काम क्या करना है? हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये काम हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर करना है। तो जो एक्चुअल काम करना है वो BLL करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होगा खाली यूजर इंटरेक्शन। तो अभी देखने में प्रेजेंटेशन लेयर बहुत छोटी होगी, BLL बहुत बड़ी होगी। जब छोटा थोड़ा भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन जब हम GUI प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर भी बड़ी होगी, क्योंकि यूजर इंटरेक्शन करना है तो GUI के थ्रू करना है। तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर भी बड़ी होगी और BLL भी बड़ी हो जाएगी वहां पे, राइट, ठीक है। तो बिजनेस लॉजिक लेयर डेफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट नंबर 1 कॉमा नंबर 2 या a कॉमा b, जो भी आप लेना चाहते हो, r इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b और रिटर्न r। आप चाहो तो डायरेक्टली भी अपने प्रोग्राम में रिटर्न a मल्टीप्लाइड बाय b भी कर सकते हो, एक्सप्रेशन को भी रिटर्न आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोग्राम वही है जो पहले बनाया, हमने ऊपर बनाया, बस हमने क्या किया? 2 कमेंट्स डाल दिए, बिजनेस लॉजिक लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। आपके इंटरव्यूअर को पता चल गया कि आपको BLL और PL में डिफरेंस पता है एटलीस्ट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं तो हम लोग लेयर्स में डिवाइड करके ही बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 20 लोग मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कितना टाइम बनाएंगे? 1 साल में बनाएंगे एक प्रोजेक्ट को, ठीक है। वो कितनी बड़ी लाइन का कोड लिख देंगे? 5 लाख लाइन का कोड एक साल में 20 लोग मिलकर लिख देंगे। अब एक एम्प्लॉय ने उसमें से जॉब छोड़ दी, क्या होगा? उसका कोड समझने में जान निकल जाएगी। तो अगर आपने कोड को सही से स्केलेबल नहीं बनाया तो कोड समझना बड़ा डिफिकल्ट है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कोड को ज्यादा से ज्यादा उसमें कमेंट्स यूज करते हैं,
उसको लेयर्स में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। पर्पस क्या है, आपके कोड में आप जो है कोड की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस और कोड आपका इजीली अंडरस्टैंडेबल, राइट? ठीक है सर, हमें पीएल और बीएलएल में करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, कसम खानी है आप लोगों ने। कौन सी कसम है ये? नंबर पहले कसम खाई थी? नहीं खाई? खाई रोज खाते हो? चलो ठीक है। ऑलवेज डिवाइड योर प्रोग्राम एट लीस्ट in two layers, that is PL and BLL। कम से कम 2 लेयर तो बनानी ही बनानी है। आगे डेटाबेस पढ़ेंगे तो फिर 3rd लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 लेयर तो बनानी बनानी है। कोई भी प्रोग्राम बनाना है, देखो हम लोग जब कार ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो उसमें एक हैंड ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो हैंड ब्रेक होती है जनरली कि आप जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हो, ठीक है, किसी ठीक है फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, बीच में जाम लग गया, तो आप क्या करते हो? रुकते हो गाड़ी, तो कई बार हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हो, तो गाड़ी पीछे टच हो जाती है दूसरी गाड़ी में। ठीक है, तो अगर आपने शुरू से हैंड ब्रेक लगाने की आदत नहीं सीखी कार चलाते हुए, तो जिंदगी भर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के, आप शुरू से सीख लोगे तो सीख लोगे, नहीं तो कभी अच्छे ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स आप कभी, ब्यूटीफुल कोडिंग कभी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है? पहला रूल है आपका कि आपको प्रोग्राम को लेयर्स में डिवाइड करना ही करना है। प्रेजेंटेशन और बीएलएल में लिखना ही लिखना है प्रोग्राम को, चाहे प्रोग्राम सेम हो, 2 एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखने हैं तो लिखने हैं। ठीक है, डन है? तो हमें, ठीक है अमन, कसम खा ली आपने? चलो, तो हमने नंबर 1 यूजर से इनपुट कराया, नंबर 2 इनपुट कराया, उसके बाद हमें क्या करना है? जो यूजर से डेटा इनपुट कराया है उस डेटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, प्रेजेंटेशन लेयर टीम को नहीं पता है। ठीक है, हमें क्या करना है? बीएलएल वाले फंक्शंस बने हुए हैं, उस बीएलएल वाले कोड को अपने इनपुट्स को पास कर देना है। अब बीएलएल वाले को पता है कि जो डेटा मेरे पास आ रहा है उस डेटा को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर 1 आपका ए में चला जाएगा, नंबर 2 आपका बी में चला जाएगा, आर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी हो जाएगा और रिटर्न आर होगा। अब रिजल्ट में क्या आया? मल्टीप्लीकेशन आया, डिवीजन आया, कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर वाला बंदा तो क्या करेगा? जो बीएलएल से डेटा रिटर्न होके आया है उसको यूजर को डिस्प्ले करा देगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में सबसे पहले यूजर से पहले आपने एंटर फर्स्ट नंबर क्या दिया? 5, सेकंड नंबर 7 या 5 और 9, तो रिजल्ट आपके पास 45 आ गया। डन है? ठीक है, तो हमें कैसे बनाने हैं फंक्शन? सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखना है, फिर फंक्शन का नेम यूजर डिफाइंड है, ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स, और उन आर्गुमेंट्स के ऊपर फंक्शन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, और मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करके जो फाइनल रिजल्ट हम इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न करना चाहते हैं उसको हमें रिटर्न कर देना है। हाँ जी सर, ये प्रोग्राम हमने एक ही बनाया है, बिजनेस लॉजिक लेयर जो लगाया है वो बस एक तरीके से हमने कमेंट्स टाइप का। हाँ, अभी तो हमने कमेंट में यूज कर लिया, लेकिन एक्चुअली जब बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम एक पाइथन की फाइल बनाएंगे, प्रेजेंट सेटपा में हम करेंगे, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, जिसमें एक लेयर हम एक फाइल में बनाएंगे पाइथन की, दूसरी लेयर दूसरी फाइल में बनाएंगे। जब जीयूआई प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हम लोग तो हम अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन लेयर जीयूआई प्रोग्रामिंग के थ्रू अलग लेयर में बनाएंगे और बीएलएल अलग लेयर में बनाएंगे, अलग मॉड्यूल में बनाएंगे, अलग पाइथन फाइल में बनाएंगे। ठीक है, डन है? राइट, तो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम कितना बड़ा है। मे बी हम बीएलएल और पीएल पहले करके देखना पड़ेगा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में भी हमें बीएलएल और पीएल पहले करके देखना पड़ेगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में मतलब आप जब भी प्रोग्राम बनाओ तो अब आप प्रोग्राम को डायरेक्टली देखो, कोई भी प्रोग्राम बनाओगे क्या होगा? प्रोग्राम की डेफिनेशन दोबारा से मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्या होती है प्रोग्राम की डेफिनेशन? टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डेटा, जनरेट द आउटपुट्स। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, गेम बनाओगे, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे, कोई ईआरपी बनाओगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, तो क्या होगा? यूजर से डेटा लेना ही होगा, उसको प्रोसेस करना ही होगा और आउटपुट जनरेट करना ही होगा। तो यूजर से डेटा लेने और देने का काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का है, और बाकी जो काम है वो सारा आपका बीएलएल का है। डन है? हाँ जी,
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो हमारे पास हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। आपको अब इस प्रोग्राम में बताओ, हमारा कोड जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, whenever we call a function in any programming language, then actual parameters are assigned to formal parameters। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग फंक्शंस को कॉल करते हैं तो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स को असाइन हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो बैकग्राउंड में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगी? a इक्वल्स टू नंबर 1 कॉमा b इक्वल्स टू नंबर 2। तो जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स को असाइन हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी भी जावा में, सी में, पाइथन में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं दोज विल बी असाइन्ड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये फंक्शन रन कैसे करेगा? सबसे पहले बताओ मुझे इस प्रोग्राम में कौन सी लाइन रन होने वाली है? लाइन नंबर बताओ मुझे। लाइन नंबर दिख रही है आपको, 237 से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। तो सबसे पहले कौन सी लाइन रन होगी इस प्रोग्राम में? 240। हाँ जी, साक्षी सिंह 243, क्लासरूम के बच्चे भी कह रहे हैं 243, शोएब सिंह 239, आशुतोष सिंह 243, टू 239 ऑनलाइन वाले 239 पे हैं और ऑफलाइन वाले 243 का मेजोरिटी है। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ जी, कौन सी लाइन पहले रन होगी? साक्षी, शोएब, आशुतोष, अमन, अनिरुद्ध एंड हिमांशु। चलिए देखिए, मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को यहां से उठाया, कंट्रोल एक्स, और नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7 या 9, रिजल्ट आ गया हमारे पास। नेम एरर, नेम मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई पहले रन होगा। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि कोड आपका लाइन बाय लाइन रन होता है। पाइथन is an interpreter based language, means code executes line by line। ठीक है, तो कोड आपका लाइन बाय लाइन रन होगा। तो आपके पास क्या है प्रोग्राम में? आपने क्या किया, पहले यूजर से नंबर 1 इनपुट कराया, फिर नंबर 2 इनपुट कराया और रिजल्ट में क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई ब्रैकेट में नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो क्या होगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, मल्टीप्लाई तो बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइन नंबर 257 के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, अभी वो वाला कोड तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ आपके प्रोग्राम के अंदर। तो इसको मल्टीप्लाई मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, उमेश आएंगे बेटा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है आपका ये, और पहले मैंने डिस्कस भी किया है। ठीक है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस मैंने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, एक बार और कर लूंगा। चलो ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम कम है, तो कल आप क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लेना उमेश। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 15-20 मिनट लगेंगे मुझे बताने में। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं तो मुझे बताओ इस प्रोग्राम में
कल वाले 2 डाउट भी रह गए थे। अच्छा चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अभी इस प्रोग्राम में कौन सी लाइन पहले रन होगी? लाइन नंबर 239 रन होगी। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है, जब आप फंक्शंस बना रहे हो इन पाइथन टू यूज अ फंक्शन, बिफोर यूजिंग अ फंक्शन वी शुड डिफाइन या फिर क्रिएट द फंक्शन इन पाइथन में फंक्शन को यूज करने से पहले फंक्शन बन जाना चाहिए। अगर आपने अपने कोड में बाद में लिखा है तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेफ मल्टीप्लाई। तो इस प्रोग्राम में पहले कौन सी लाइन रन हो रही है? लाइन नंबर 241 रन हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन नंबर, सबसे पहले ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 ये रन होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स 241 के बाद क्या रन होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट विंडो में लिख दो। ऑफलाइन स्टूडेंट जल्दी से मुझे बता दो। 242 हाँ जी, ऑफलाइन स्टूडेंट जल्दी से बता दो। 242 245 ऑनलाइन देख के बता रहे हो? वेरी गुड। ठीक है, ए और बी में तो वैल्यू नहीं आई अभी तक, ए और बी में तो वैल्यू आई नहीं अभी तक, तो आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? अगर आप लिख दो अपने प्रोग्राम में, मैंने अगर अपने प्रोग्राम में लिख दिया, ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, मेरे पास एक प्रोग्राम है r इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b, क्या होगा? एरर आ जाएगा। a और b तो डिफाइंड ही नहीं है, a और b के पास तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप लिख दोगे r इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b, तो आपके पास प्रोग्राम में एरर आ जाएगा कि a और b नेम इज नॉट डिफाइंड। पहले a चेक किया उसने, एरर आया, तभी प्रोग्राम को रोक दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा, a और b के पास पहले वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या रूल है? रूल क्या है? रूल है कि पाइथन में, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन इज क्रिएटेड बट फंक्शन बॉडी इज नेवर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट होती है, पर फंक्शन की बॉडी कभी भी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर अपने आप एग्जीक्यूट होने लग जाए तो क्या होगा? इतने सारे फंक्शंस पहले से बना के रखे गए हैं, len, प्रिंट, इनपुट, पावर, लोग, सब अपने आप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे, वो सारे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फंक्शंस की डेफिनेशंस तो क्रिएट होती हैं, पर उनकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। फंक्शन की बॉडी कब एग्जीक्यूट होती है? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आर यू गेटिंग दिस? व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, then only its body is executed. तो फंक्शन की बॉडी कब एग्जीक्यूट होती है? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। बिना फंक्शन को कॉल किए फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब मुझे बताओ, इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या क्रिएट होगा? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट होगी। तो आपके प्रोग्राम को पता चल जाएगा, पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन नाम से कोई फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 कौन सा आएगा? स्टेप 2 कौन सा आएगा? दिस इज स्टेप 2, लाइन नंबर 252। डन है। फिर स्टेप 3, देन स्टेप 4 क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल होगा। नंबर 1 और नंबर 2 किसके पास जाएंगे? ए और बी के पास जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप, इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो स्टेप 5, नहीं तो फिर आप इसको भी स्टेप 5 दे सकते हो। इसको मैं स्टेप 6 लिख रहा हूं। क्या होगा? फंक्शन, आपके पास मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल होगा। नंबर 1 किसके पास जाएगा? ए के पास। नंबर 2 जाएगा बी के पास। ठीक है, फिर आपका दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, स्टेप 6। फिर आपका जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी, दैट इज स्टेप 7। वैल्यू रिटर्न होगी किसके पास पहुंचेगी? यहाँ पे राइट साइड में आएगी,
और राइट साइड में आने के बाद वो वैल्यू RES नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर स्टेप 8 और फिर दिस इज स्टेप 9। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आपके फंक्शंस की डेफिनेशंस क्रिएट होंगी। ठीक है, फंक्शंस की डेफिनेशंस क्रिएट होंगी, फिर आपकी प्रेजेंटेशन ले रन होगी, फिर जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब एक्चुअल में फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और जो वैल्यूज रिटर्न होके आ रही है वो मेन प्रोग्राम में पहुंचेंगी और आपका मेन प्रोग्राम के आउटपुट्स आप डिस्प्ले करा दो। डन है? ठीक है, कोई डाउट है? पहले फंक्शंस की डेफिनेशंस चलेंगी। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे सिंटैक्स लिखा है बस, ये क्या कमेंट्स लिखे हैं। एक्चुअल में कमेंट्स को तो आप भूल जाओ, कमेंट्स तो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले पाइथन को नहीं पता क्या BLL है क्या प्रेजेंटेशन ले रहा है, उसके अपनी रूल्स हैं कि कैसे रन करना है प्रोग्राम को। तो जितने आपने अपने प्रोग्राम में 10 फंक्शन दिए तो 10 के 10 फंक्शंस की पहले डेफिनेशंस क्रिएट होंगी। आपके पास ऐड है तो ऐड की डेफिनेशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, सारे फंक्शंस की डेफिनेशंस क्रिएट होंगी। उसके बाद आपका यूजर से इनपुट लिया है, जो भी आगे मेन प्रोग्राम है, फंक्शन डेफिनेशंस के बाद वो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा। फिर जब फंक्शंस को कॉल करोगे, जिस फंक्शन को कॉल करोगे, जितनी बार कॉल करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई को 4 बार कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में 4 बार मल्टीप्लिकेशन फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, डन है? हाँ जी, कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं फंक्शन को, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद।